जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी की तैयारी के लिए आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन साथियों आपको हर हालत में देखना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो मैं कहूंगा अपनी किताब पढ़ने से पहले इन सवालों को देख लीजिए, क्योंकि ये सवाल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में साथियों चारों विषयों का हम लोग निचोड़ देखेंगे, यानी कि हिंदी होगी, जीके होगी, जीएस होगी, रीजनिंग होगी और मैथ होगी। और मैं जो क्वेश्चंस आपको करवाऊं वो क्वेश्चंस कर लेना और क्वेश्चन से संबंधित जितनी जानकारी दे दूं उनको साथियों तैयार कर लेना। आप ये समझ लीजिए पेपर में यहां से बहुत सारा कंटेंट आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि साथियों विलोम आपको बताना है छली शब्द का। यानी कि छली शब्द की अगर बात करें तो छली शब्द का विलोम साथियों क्या होता है? क्या साथियों चंचल होता है छली शब्द का विलोम? देखिए, अगर यहां पर बात करें निश्चल की तो मैं कहूंगा छली शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा। और निश्चल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? छली हो जाएगा। अगर आपसे चंचल का विलोम पूछा जाता तो चंचल का विलोम साथियों क्या आप लोग ध्यान रखेंगे? स्थिर। यानी कि चंचल का विलोम स्थिर और स्थिर का विलोम चंचल हो जाएगा। अगर आपसे साथियों निष्फल का विलोम पूछा जाता तो आप क्या बताते? सफल बताते। क्या सफल बताते? उसके अलावा अचल का विलोम अगर आपसे पूछा जाता तो आपको क्या बताना होता? चल बताना होता। तो इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे जा रहा है कि जिसे जानना आवश्यक हो। क्या साथियों जिसे जानना आवश्यक हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये आपको साथियों यहां पर बता देना है। देखिए, जिसे जानना आवश्यक हो उसके लिए एक शब्द साथियों ज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? यहां पर ज्ञ हो जाएगा। यानी कि आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, जो जाना ना जा सके, क्या जो जाना ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसे अज्ञेय कहा जाता है। सवाल आपसे पूछा जाएगा जो जाना ना जा सके। क्या जो जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो आपको साथियों अज्ञेय बता देना है। ठीक है ना? जो गाने योग्य हो, क्या साथियों जो गाने योग्य हो उसको क्या कहा जाएगा? ज्ञेय कहा जाएगा। जो गाने योग्य हो, क्या साथियों जो गाने योग्य हो उसको क्या कहा जाएगा? उसको ज्ञेय कहा जाएगा। यानी कि जिसे जानना आवश्यक हो उसके लिए साथियों एक शब्द ज्ञेय, जो गाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द ज्ञेय, और जो जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द अज्ञेय। तो ये तीन चार मैंने आपको बताए हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल कह रहे कि अपनी जो अपनी हत्या कर लेता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? फटाफट आप लोग यहां पर बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, हत्यारे की जब हम बात करते हैं साथियों तो हत्या करने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? हत्यारा कहा जाता है। दुर्बल की अगर बात करें तो जिसमें कोई बल ही ना हो तो उसको क्या कहा जाएगा? दुर्बल कहा जाएगा। ठीक है, जो अपनी हत्या कर लेता है उसको इसलिए साथियों एक शब्द पूछा गया, उसको आत्मघाती कहा जाता है। यानी कि जो अपनी हत्या कर ले उसको आत्मघाती कहा जाएगा। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का साथियों सवाल है, आपसे पूछा क्या जा रहा है। देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको यहां पर बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द साथियों कौन सा है। तो आपको बताना है साथियों निर्दय कैसे लिखा जाता है। मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। साथियों मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए स्पेशली एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसएससी जीडी 2025 की पीडीएफ तैयार हो चुकी है। तो ये 3 पीडीएफ होंगी। एक पीडीएफ में आपको साथियों एसएससी जीडी में जितने पेपर हो चुके हैं उनकी शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। दूसरे में आपको साथियों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि सिर्फ वही क्वेश्चन जिनके आने की पूरी पूरी संभावना है। इसमें रीजनिंग होगी, मैथ होगी, जीके होगी, हिंदी होगी, और इसमें भी सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। उसके अलावा करंट अफेयर के लिए बहुत लोग परेशान हैं, तो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की साथियों पीडीएफ बन चुकी है। ये पीडीएफ की अगर बात करें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नीचे उसके 4 ऑप्शन है, तो जो राइट आंसर है ना उसको रेड करवा दिया गया है। तो ऐसे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और ये तकरीबन 1000 क्वेश्चन है साथियों करंट अफेयर के। उसके अलावा अगर पीवाईक्यू की बात करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मान लीजिए हिंदी का ये कोई क्वेश्चन है तो इसके 4 ऑप्शन साथियों नीचे हैं और जो राइट आंसर है वो लिखा हुआ है और नीचे उसका साथियों सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यानी कि ये सवाल अगर बन जाए एग्जाम में तो अच्छी बात है, अगर यहां से नहीं बन सकता तो इससे संबंधित जो सवाल बनेंगे ना वो साथियों यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपके लिए पीडीएफ साथियों तैयार की गई। इस पीडीएफ को जरूर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज की पीडीएफ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से
जाकर आप इस पीडीएफ को साथियों ले सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को दर्शाता है उल्टे पांव लौटना। तो उल्टे पांव लौटने का मतलब साथियों क्या होता है? असंभव कार्य करना, निराश लौटना। मैं कहूंगा निराश लौटने को एक तरीके से क्या कहा जाता है? उल्टे पांव लौटना। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, संयमी का आपको विलोम यहां पर बताना है। किसका साथियों? संयमी शब्द की अगर बात करें, विलोम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए भ्रष्टाचारी का विलोम क्या होगा, तो भ्रष्टाचारी का विलोम साथियों एक तरीके से सदाचार हो जाएगा, सदाचारी हो जाएगा। विकृत की जब हम बात करते हैं तो साथियों विकृत का विलोम क्या हो सकता है? तो अविकृत हो जाएगा, यानी कि छोटा आ लगा दो बस हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं साथियों दुष्चरित्र की, तो दुष्चरित्र की अगर बात करें तो साथियों क्या हो जाएगा? सच्चरित्र हो जाएगा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर संयमी शब्द की बात करते हैं तो संयमी का विलोम क्या हो जाएगा? व्यभिचारी हो जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को साथियों लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पर साथियों अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। पूछा आपसे क्या जा रहा है, कह रहे कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाले ऑप्शन को चुनिए। कह रहे कि अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में होगी। चलिए अब देखिए अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में नहीं आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए, यानी कि अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान पर होगी, ये होना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर है? दो वाले में, दो कहां पर लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि नाक कटने का मतलब क्या होता है? नाक कटने का मतलब चोट लगना होता है, हतोत्साहित होना होता है, बदनामी होता है, या साथियों परेशान होगा? मैं कहूंगा बदनामी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। पूछा आपसे जा रहा है कि जिसकी कोई उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए अनुपम शब्द की अगर हम बात करते हैं तो जिसकी कोई उपमा ना हो ना उसको अनुपम कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे अद्वितीय के बारे में साथियों पूछे, जो यहां पर आपका लिखा हुआ है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, क्या अगर बात करते हैं एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि जिसके समान दूसरा ना हो, क्या साथियों जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो उसको अद्वितीय कहा जाता है। देखिए वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा ट्रेंड करती हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान ध्यान से साथियों इन सभी सवालों को देखेंगे। कल्पनातीत शब्द की अगर बात करें, जो कल्पना से परे हो, क्या अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए क्या कि जो कल्पना से परे हो, क्या जो कल्पना से परे हो उसके लिए एक शब्द बताइए, तो आपको कल्पनातीत बता देना है, ठीक है ना। अनूठे की अगर बात करें, जो एक तरीके से कोई विशेष लक्षण किसी चीज में होता है ना, तो वो चीज एक तरीके से अनूठा का भाई कि तुम तो अनूठे हो, कोई विशेष लक्षण है, विशेष विशेषता है कोई, तो ऐसे करके ये चारों आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि गेह किसका पर्यायवाची? तो गेह की अगर हम बात करते हैं, गेह तो आपका ये साथियों घर का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका हो जाएगा? घर का पर्यायवाची हो जाएगा। अच्छा घर का मतलब की अगर बात करें, घर को और क्या क्या कहा जाता है? तो घर की अगर बात करें, घर को आवास कहा जाता है, ठीक है। और क्या कहा जाता है घर के पर्यायवाची? तो घर को साथियों निकेतन कहा जाता है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। घर की अगर बात करें, क्या भवन नहीं कहा जाता है? बिल्कुल ठीक है। आलय नहीं कहा जाता, मैं कहूंगा बिल्कुल आलय भी कहा जाता है। घर को निवास भी कहा जाता है, निवास स्थान भी कहा जाता है, और साथियों निवास भी कहा जाता है। उसके अलावा साथियों सदन भी कहा जाता है, भवन भी कहा जाता है और सदन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आकाश की बात करते हैं कि आकाश को भाई साहब क्या क्या कहा जाता है? आकाश की अगर बात करें, आकाश को अंबर कहा जाए। ये सब आपका रिवीजन हो रहा है, रिवाइज हो रहा है सारी चीजें आपकी। तो आकाश को अंबर कहा जाता है, व्योम कहा जाता है। उसके अलावा क्या कहा जाता है? क्या उसके अलावा गगन भी कहा जाता है? बिल्कुल साथियों। उसके अलावा साथियों नभ कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो अनंत भी कहा जाता है, और आकाश को शून्य भी कहा जाता है। क्या शून्य भी कहते हैं? और आकाश की अगर बात करें तो अंतरिक्ष भी कहा जाता है। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा बादल के बहुत सारे पर्यायवाची पूछे जाते हैं, तो बादल की अगर बात करें, क्या बादल को मेघ नहीं कहा जाता? मैं कहूंगा मेघ बिल्कुल कहा जाता। और एक ट्रिक याद रखिए,
बादल की अगर बात करें, बादल में दा शब्द आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में दा आता है और वो बादल के पर्यायवाची होते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो यहां पर वारिद शब्द आ गया, अंत में दा है, बादल का पर्यायवाची है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, जैसे कि नीरद शब्द आ गया, नीरद में अंत में दा है, बादल का पर्यायवाची हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा और मैं आपको बता देता हूं, अम्बुद, अम्बुद की अगर बात करें अंत में दा है, बादल का पर्यायवाची हो गया। तो ये चीजें साथियों आप लोग यहां पर क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अच्छा, पर्वत की हम लोग बात कर लेते हैं। पर्वत की अगर बात करें कि पर्वत के कौन कौन से पर्यायवाची आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पर्वत को क्या शिखर कहा जाता है? मैं कहूंगा बिल्कुल, पर्वत को शिखर कहा जाता है। क्या पर्वत को पहाड़ भी कहा जाता है? बिल्कुल साथियों, पर्वत को पहाड़ भी कहा जाता है। अच्छा, नग भी इसको कहा जाता है, और ये चल नहीं सकता तो इसको अचल भी कहा जा सकता है। तो इतनी सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि यहां पर क्या आ गया, बादल का समानार्थी। तो अभी हम लोगों ने बताया, इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी कि अक्षौहिणी यहां पर मेरे हिसाब से लिखा है, ये गलत लिखा है, ठीक है ना। अक्षौहिणी कैसे लिखा जाएगा? जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ये अम्बुज सही तो लिखा है, अम्बुज भी एक तरीके से, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द था, वो आ चुका है। अब उसके बाद देख लेंगे साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपना प्राण त्याग दिया, प्राण त्याग कर दिया, ये है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें, अपना प्राण त्याग कर दिया, इसमें दिक्कत लग रही, इसकी जगह पर सही क्या आएगा? अपना प्राण त्याग कर दिया ये आएगा, या अपने प्राण न्यौछावर कर दिए ये आएगा, या अपने प्राण त्याग दिया ये आएगा, या किसी बदलाव की जरूरत नहीं, अपना प्राण त्याग दिया? मैं कहूंगा अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ये सबसे सटीक और सबसे सही जवाब आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि मैंने और उसने घूमने जाना है। अब यहां पर अगर बात करें, दिक्कत आपको साथियों बताने की, दिक्कत आपकी ये कहां पर आ रही है और कैसे साथियों ये आपकी अशुद्धि होगी। देखिए, मैंने और उसने नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए मुझे और उसने घूमने जाना है। क्या मुझे और उसे, क्या साथियों यहां पर आना चाहिए? मुझे और उसे यहां पर आना चाहिए, ठीक है। मुझे और उसे घूमने जाना, ये सही हो जाएगा। तो दिक्कत कहां पर? एक वाले में, एक कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। इसमें आपको बताने की दिक्कत साथियों कहां पर है, मुझे बताइए। देखिए, हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, सदृश थोड़ी ना आना चाहिए, यहां पर जैसा आना चाहिए। यानी कि आपका पूरा वाक्य साथियों कैसे बनना चाहिए? हरिश्चंद्र के जैसा सत्यवादी नहीं हुआ, यह होना चाहिए। तो मैं कहूंगा साथियों दिक्कत कहां पर है? एक तरीके से हाँ, ये सदृश आ गया, दिक्कत यहां पर है, यहां पर है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि जिसका मूल नहीं है। तो जिसका मूल नहीं है साथियों, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या हो सकता है साथियों? उसके लिए एक शब्द फटाफट आप लोग साथियों बता दीजिए। साथियों ये एक तरीके से बात करें तो ये जो वीडियो आप लोग साथियों देख रहे हैं, ये डेली वीडियो होती है, यानी कि अगर आप चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को मैं कहूंगा तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और मैं कहूंगा एग्जाम तक अगर आप ऐसी वीडियो देखते रहेंगे तो आपका एग्जाम बहुत आराम से साथियों क्रैक हो जाएगा, क्योंकि वो सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे कंप्लीट करवा दूंगा। क्योंकि कोई भी चीज बहुत एकदम से नहीं होती है, धीरे धीरे होती है साथियों। तैयारी होगी तो वो भी धीरे धीरे होगी। इतनी मजबूती मैं आपकी तैयारी मिला दूंगा कि एग्जाम आपके लिए बहुत हलवा हो जाएगा, और आप सारे कहेंगे भाई हिंदी के क्वेश्चन, इन्हीं के क्वेश्चन की तो हम प्रैक्टिस किया करते थे, डेली टारगेट सिलेक्शन पर इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करते थे, यही क्वेश्चन सर लाते थे बार बार। ऐसा साथियों आप कहोगे अपने एग्जाम हॉल में। तो आप बहुत ईमानदारी के साथ, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तो एक तरीके से साथियों वो सही नहीं होगा, और सही नहीं होगा तो पेपर के लिए आपके मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ईमानदारी तरीके से साथियों आपको पढ़ना है। मैंने अपनी थोड़ी मेहनत बढ़ाई है, आप भी अपना थोड़ा एफर्ट साथियों डालिए। चलिए अभी इस बात की अगर बात करें, सवाल की करके, जिसका मूल नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, जिसका मूल नहीं है तो उसको तो निर्मूल कहा जाता है। अगर बात करें जिसमें, जैसे कि जिसमें मूल है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको समूल कहा जाएगा। जिसका मूल नहीं है उसको निर्मूल, जिसका मूल है उसको समूल। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है आपसे करके इनमें से कौन से युग में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, मतलब सही पर्यायवाची आपको बताने कौन से में दिए गए हैं, आप लोग साथ यहां पर बताइए। देखिए, अगर बात करते हैं साथियों, क्या हाथी
गज ये पर्यायवाची सही है, मैं कहूंगा हाथी को गज कहा जाता है। जय का क्या पर्यायवाची पराजय होता है, मैं कहूंगा नहीं। आश्रय का पर्यायवाची क्या गगनचुंबी इमारत होता है, मैं कहूंगा नहीं। कुबेर का क्या गद्द होता है, मैं कहूंगा नहीं। इसमें से केवल एक पर्यायवाची सही है, वो कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर ए वाला है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जलसे में इतने लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह ना थी, ये होगा या जलसे में कुछ लोग थे, या जलसे में थोड़े लोग थे, या जलसे में कम लोग थे। मैं कहूंगा यहां पर इतने अगर आ जाए तो ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। जलसे में इतने लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह ना थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहने के हमें रविवार को पिताजी के साथ बाहर जानी है। तो बाहर जानी है नहीं होना चाहिए साथियों, बाहर जाना है ये होना चाहिए। दिक्कत यहां पर है, और ये कहां पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि हवा की कड़कड़ाहट में भी संगीत है, या हवा की झंझनाहट में भी, या घरघराहट में भी, या सरसराहट में भी। तो क्या सरसरा यानी कि हवा सरसराती है, तो मैं कहूंगा हवा की सरसराहट में भी संगीत है, ये होना चाहिए। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहां पर साथियों अगर बात करें तो अब जीके के क्वेश्चंस यहां पर शुरू हो चुके हैं। कुछ जीके के क्वेश्चंस देखेंगे और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहां पर करंट अफेयर के भी देखेंगे। तो कहा जा रहा है कि मुगल सम्राज्ञी नूर जहां के द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इत्मादुद्दौला का मकबरा ये कहां पर स्थित है। तो साथियों सवाल में आपसे पूछा गया ये कहां पर स्थित है, तो मैं कहूंगा ये कहां पर स्थित है, ये आगरा में स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। अगर यहां पर अगर बात करते हैं जो इत्मादुद्दौला का एक तरीके से मकबरा है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको बेबी ताज कहा जाता है। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको बेबी ताज कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, इसको साथियों ताजमहल की पूर्ववर्ती संरचना कही जाती। क्या ताजमहल की पूर्ववर्ती, क्या साथियों ताजमहल की अगर बात करें ताजमहल की पूर्ववर्ती संरचना कही जाती है, ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। चलिए तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर किसे चुना गया था। तो साथियों लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। क्या आपका आंसर हो जाएगा, ओम बिरला आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा एक अनुच्छेद मुझे याद आ गया, अनुच्छेद 93। तो अनुच्छेद 93 में क्या जिक्र किया गया है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्या अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात की जाए या लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात की जाए तो इनसे चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 93 है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन था, तो साथियों विपक्ष के नेता कौन थे, तो राहुल गांधी थे। कौन थे, राहुल गांधी थे। ये भी आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। पूछा आपसे जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो कांग्रेस की अगर बात करते हैं ना, तो कांग्रेस की स्थापना साथियों 1885 में की गई थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं साथियों, बहुजन समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, 1984 में। 1985 1984 ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे एक तरीके से पूछा जाए समाजवादी पार्टी की, क्या अगर आपसे पूछा जाए कि समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई, तो आप साथियों क्या बताएंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। और एक और पूछा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। किसकी साथियों, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में की गई थी। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा आपसे जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी साथियों देखी गई, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक तरीके से बहुत बड़े लेवल पर साथियों महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा इस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, अगर आपसे पूछा जाए तो गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ये आंदोलन कब शुरू किया गया साथियों, तो 1930 में साथियों शुरू किया गया। ये भी आप लोग यहां पर क्या रखेंगे, आप लोग यहां पर साथियों याद रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखते हैं अगला सवाल है, कह रहे कि प्रोटोजुआ किस रोग के रोगवाहक होते हैं। तो प्रोटोजुआ की अगर बात करें तो ये तो साथियों मलेरिया रोग के रोगवाहक होते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। अच्छा कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा जो पेचिस नामक रोग होता है, क्या
पेचिश जो रोग होता है ना साथियों, ये किसकी वजह से होता है? तो आपको साथियों क्या बताना है, ये परजीवी की वजह से होता है। किसकी वजह से? ये परजीवी के द्वारा होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पायरिया रोग की, क्या पायरिया रोग की, तो पायरिया रोग भी साथियों परजीवी की वजह से होता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें, एक काला आजार नामक रोग कहलाया जाता है। क्या कहा जाता है? एक कहा जाता है साथियों काला आजार नामक रोग किसकी वजह से होता है? तो ये भी परजीवी की वजह से ही होता है। ये आप सभी लोगों को यहां पर साथियों याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, अगर पोलियो की बात करते हैं कि पोलियो रोग जो होता है ना, तो ये किसकी वजह से होता है? ये साथियों एक वायरस की वजह से रोग होता है। किसकी वजह से साथियों? वायरस की वजह से होता है। चलिए, तो अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, और अगर बात करें मादा एनाफिलीज की वजह से मलेरिया नामक रोग होता है। उसके बाद देखिए, मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, बताइए। तो प्रथम मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तल कहा जाता है, तल शेल कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कहा जा रहा है साथियों कि तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, ये किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए। तो ये कहां पर स्थित है साथियों? ये तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। यानी कि तमिलनाडु की जब हम बात करते हैं तो बृहदेश्वर मंदिर, जिसको पेरू वेदैया भी कहा जाता है, क्या पेरिया कोइल भी कहा जाता है, बड़ा मंदिर भी इसको कहा जाता है, और पेरू वेदैयार भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। इस मंदिर की अगर बात करें किसने बनवाया, तो चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया। क्या? चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा साथियों बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस मंदिर की अगर बात करें तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी साथियों ये शामिल है। आप लोग ध्यान रखेंगे। कब से कब तक? तो साथियों 1003 से 1010 की अगर बात करें ईस्वी, इसके बीच साथियों इस मंदिर का निर्माण किया गया इस दौरान। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे कि बाबर ने कौन सी युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। देखिए, बाबर की अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों, बाबर की, तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यह आपको मालूम होगा साथियों, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। पानीपत का जो एक तरीके से प्रथम युद्ध हुआ था, यह कब युद्ध हुआ था? यह युद्ध हुआ था साथियों 1526 में। और यह युद्ध किसके बीच हुआ था साथियों? यह युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पता बाबर ने साथियों इसमें क्या किया था? इसमें बाबर ने तुलगमा पद्धति की अगर बात करें ना, तुलगमा पद्धति ये एक युद्ध रणनीति, पद्धति सही नहीं लिखा है, ये एक युद्ध की रणनीति है साथियों। क्या? ये एक युद्ध की रणनीति है। और इस रणनीति में पता क्या किया जाता है? जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, इधर से साथियों इब्राहिम लोदी की सेना आ रही है, और इधर से क्या जा रही है? इधर से मान लीजिए बाबर की सेना जा रही है। बाबर की जो तुलगमा पद्धति थी ना, इसके अकॉर्डिंग क्या था साथियों, क्या कि कुछ सैनिक इस सेना को इधर से घेरेंगे, कुछ सैनिक इसको साथियों इधर से घेरेंगे, और कुछ सैनिक इसको इधर से घेरेंगे। यानी कि तीन तरफ से साथियों घेरने की ये एक तरीके से रणनीति थी। और इस रणनीति की वजह से ही क्या एक तरीके से बाबर ने इसमें जीत पाई थी। और अगर देखा जाए तो जब 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, तो इसमें ज्यादा सैनिक थे। जो सैनिकों की तादाद की मतलब इसकी सेना बड़ी थी और बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन बाबर इसमें जीता। क्यों? क्योंकि रणनीति की वजह से। हर चीज साथियों स्ट्रेटजी से काम आती है, ठीक है। अच्छी रणनीति बनाएंगे तो कम मेहनत के साथ सफल हो जाएंगे, दिमाग लगाएंगे आप। चलिए, तो बाबर ने कौन सी नामक पद्धति, मैं कहूंगा तुलगमा पद्धति की शुरुआत की, इसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया गया था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। वीडियो को बनाने में साथियों, क्वेश्चंस को तैयार करने में, निकालने में जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएं, मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए कम से कम एक लाइक तो आप लोग दे सकते हैं इस वीडियो को। चलिए, उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का सवाल है। क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिए साथियों, कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होता है, ठीक है ना। ये बात सही है, बिल्कुल साथियों, ये बात सही है। आरबीआई सरकार का बैंकर है, बिल्कुल बैंकर का बैंक है, बिल्कुल। ये एक केंद्रीय बैंक है। क्या? आरबीआई की अगर बात करते हैं तो ये एक केंद्रीय बैंक है। और दूसरी बात, ये बैंकों का बैंक है। जो आरबीआई है ना साथियों, ये
बैंकों का बैंक है, यह भी कथन आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है? नहीं साथियों, वार्षिक बजट की अगर हम बात करते हैं तो वित्त मंत्रालय से इसका संबंध है, इससे आरबीआई के कोई संबंध नहीं है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी ये सब सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे तीनों, और डी वाला गलत हो जाएगा। तो डी वाला आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए कह रहे कि जून 2024 में भारतीय लोक एवं जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर का आयोजन जो किया गया है वो कहां पर किया गया है? वो साथियों दुबई में किया गया है। कहां पर किया गया है? वो दुबई में किया गया है। ये आप सभी लोगों को यहां पर क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। चलिए भाई उसके बाद देख लेते हैं अगले नंबर का सवाल है। कहा जा रहा है कि 2 जून 2024 को नाटो का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इनकी अगर बात करें, इनका नाम है साथियों मार्क रूटे। क्या इनका नाम है? इनका नाम है मार्क रूटे, और ये नाटो के महासचिव साथियों बने हैं जून 2024 में ही। अच्छा, ये थे कौन? ये नीदरलैंड के साथियों पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। नीदरलैंड की अगर बात करें तो नीदरलैंड के साथियों पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नाटो की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में साथियों नाटो में कितने सदस्य देश हैं? मैं कहूंगा 32 सदस्य देश इसमें शामिल हैं, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया है। तो किस रूप में भैया किया है ये आपको बताना। ईश्वर के शागिर्द के रूप में, ईश्वर के अवतार, या ईश्वर की छाया, या ईश्वर के अनुयायी। देखिए जो फारसी इतिहासकार थे ना, फारसी इतिहासकारों का यह कहना था कि जो मुस्लिम सुल्तान होते हैं ये एक तरीके से ईश्वर की छाया होते हैं, ठीक है ना। किसका कहना था? ये फारसी के इतिहासकारों का कहना था, ठीक है। वो मानते थे कि ईश्वर का प्रतिबिंब है ये जो मुस्लिम है ना साथियों, मुस्लिम सुल्तान, ये ईश्वर के कौन है? प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आया चुका है, आया मतलब ये पहले भी आ चुका है ये सवाल ऐसे करके। तो ईश्वर की छाया कह लो या ईश्वर का प्रतिबिंब कह लो, ठीक है ना। चलिए कह रहे हैं कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? जो म्यांमार की मांडले जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है। तो यहां पर साथियों अगर बात करें, देखिए गीता रहस्य नामक पुस्तक की अगर बात करें तो किसके द्वारा लिखित है? मैं कहूंगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखित है। अगर आपसे पूछा जाए गीता रहस्य नामक किस भाषा में लिखी गई है, तो ये साथियों मराठी भाषा में लिखी गई है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा आपसे जा रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए, ठीक है, खोले गए बैंक खातों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन के बारे में आपको बताना है। यानी कि खाता धारक को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, ये बात सही है। बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए एक साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता, नहीं सा तो ऐसा है, जो ब्याज है वो ब्याज मिलता है। यानी कि ये वाला कथन मुझे लग रहा है गलत है, और गलत है भी ये। पात्र खाता धारकों के लिए 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा उपलब्ध है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि सी वाली बात गलत थी, तो साथियों वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और बता दीजिए साथियों राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, पूछा जा रहा है कि प्योर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक के कम किसी द्रव का उसके क्वथनांक के कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तित किस नाम से जानी जाती है? तो इसको वाष्पीकरण कहा जाता है। ये सवाल डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए करके किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा प्रदान किया गया है? तो ये किस अधिनियम की बात चल रही है? हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 की बात चल रही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए साथियों अभी रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और मैथ के क्वेश्चंस होंगे, तो उन सभी सवालों को आप लोग जरूर देखिएगा। कहने के निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है?
तो 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, छायादार वृक्षों के नीचे रोपण, कोई दिक्कत नहीं है। 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच वर्षा या गर्म और आर्द्र जलवायु में कहूंगा राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए, लेटराइट मिट्टी में इनमें से किस ऑक्साइड की कमी होती है? तो किसकी कमी होती है साथियों? सिलिकॉन की कमी होती है। तो अब यहां से साथियों आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो रीजनिंग के साथियों इस सवाल को देखिए और करने की कोशिश कीजिए और राइट आंसर आप लोग साथियों बताइए। क्या कहा जा रहा है साथियों? यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ बोल्ट पेन है। तो साथियों मान लेते हैं ये क्या हो गए, ये आपके बोल्ट हो गए, ठीक है। और कह रहे हैं कि कुछ बोल्ट यानी कि इतने बोल्ट, क्या मान लेते हैं? इतने बोल्ट साथियों पेन मान लेते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि कुछ स्टेंसिल बोल्ट है, यानी कि कुछ स्टेंसिल बोल्ट है। मैं कह सकता हूं साथियों इतने स्टेंसिल्स, इसको मान लेते हैं कुछ स्टेंसिल्स क्या हो गए साथियों? बोल्ट हो गए। अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष गलत है, कौन सा सही है। कह रहे कि कोई स्क्रू स्टेंसिल नहीं है। पहली बात तो ये पॉजिटिव में पहला कथन, दूसरा भी पॉजिटिव में। तो अगर कोई निष्कर्ष नेगेटिव में आ जाता है तो उसको कट कर दिया जाता है, यानी कि वो गलत कहलाया जाता है। कह रहे कि कुछ पेन स्टेंसिल हैं, पेन यहां पर है, स्टेंसिल यहां पर है, कैसे कुछ पेन स्टेंसिल हो सकते हैं? तो मैं कहूंगा ये भी गलत है, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को साथियों देखिए और आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। देखिए करके 8 मित्र हैं, 2 पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी कि 2 पंक्तियां मान लीजिए हम ऐसे बना लेते हैं। और कितने लोग हैं? 2, 8 मित्र हैं, यानी कि 4 मित्र होंगे, 4 इधर मित्र होंगे, 1 2 3 4, और 4 मित्र साथियों इधर होंगे। ये बात क्लियर है, ठीक है। यानी कि ए जो है ना, ए ये डी के सामने बैठा है, तो मान लेते ए डी यहां पर बैठा हो सकता है या ए डी यहां पर बैठा हो सकता है, कहीं पर भी ए डी आमने सामने मतलब बैठे हैं। ए डी के सामने बैठा है और बी और ई का, यानी कि बी और ई का पड़ोसी है। मतलब कहने का यह है कि ए जो है ना डी के तो सामने बैठा है, डी के सामने बैठा है, और एक तरीके से ए जो है ये बी और ई का पड़ोसी है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि अपनी अपनी पंक्तियों में एच और सी सबसे दाएं कोनों पर बैठे। तो अगर इसको हम करें, एच और सी दाएं कोनों पर बैठे, देखिए अगर हम एच को इधर बैठा ले तो एच का दायां ये बनेगा, ठीक है, और एच भी दाएं पर है और सी भी दाएं पर है, ऐसा कहा गया, यानी कि सी साथियों यहां पर बैठेगा। ये बात भी क्लियर होगी। कह रहे कि तथा ई और एफ सबसे बाएं कोने पर बैठे हैं। तो ई और एफ बाएं कोने पर बैठे हैं, तो मान लीजिए साथियों अगर बात करें ई यहां पर बैठा दें, ये बायां कोना हो गया इसका, और अगर बात करते हैं साथियों एफ यहां पर बैठा दें, ये हो गया। अभी हम देख रहे हैं अगर गलत बनेगा तो कुछ चेंजेस हम करने की कोशिश करेंगे। कह रहे कि यदि जी एफ के बगल में बैठा है, जी एफ के बगल में बैठा है, अब देखिए एफ कहां पर बैठा है? एफ यहां पर बैठा है, तो जाहिर सी बात है जी यहां पर बैठा होगा। अब एक बार शुरू से पढ़िए प्रश्न को। कह रहे कि ए जो है ना, ए ये डी के सामने बैठा है, ठीक है, और बी और ई का पड़ोसी है, यानी कि बी और ई का पड़ोसी है, तो ई ये हो गया, बी यहां पर बनेगा, जाहिर सी बात है ए यहां पर बनेगा। और ए के सामने कौन बैठ, डी के सामने कौन बैठा है? ए बैठा है, तो मैं कहूंगा डी सा, तो यहां पर बन जाएगा। तो ऐसे करके कुछ ये बनेगा। तो सवाल में पूछा जा रहा है तो बी के सामने कौन है साथियों? बी के सामने कौन है? मैं कहूंगा जी है, तो जी क्या होगा? जी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से है, यूरोप का जो संबंध साथियों स्विट्जरलैंड से है, तो वही संबंध एशिया का किससे है? ये आपको यहां पर बताना है। चलिए देखिए, जैसे कि स्विट्जरलैंड जो है ना ये यूरोप महाद्वीप में है, उसी प्रकार अगर बात करें जापान देश जो है वो एशिया महाद्वीप में है, तो यहां पर आपका राइट आंसर जापान हो जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो आपको बताना है सबसे पहले यहां पर कौन सा आएगा। देखिए आर यू यहां पर है, आर ओ यहां पर है, आर यू यहां पर है, आर ओ यहां पर है, आर यू यहां पर है। तो मैं कहूंगा आर ओ पहले आता है ना कि आर यू, क्योंकि यू 21 पर आता है, ओ 15 पर आता है। अब देखिए ये पहले आएगा या ये पहले आएगा? यहां पर भी यू है, यहां पर भी यू है, यहां पर भी, यहां पर टी आई है, यहां पर टी ई है, तो मैं कहूंगा ये वाला पहले आ जाए, क्योंकि ई 5 पर आता है, आई 9 पर आते हैं, तो 2 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद साथियों ये आपका 4 वाला आ जाएगा। अब इसमें से देख लीजिए आर यू बी पहले आएगा, आर यू टी पहले आएगा, आर यू टी तो पहले नहीं आएगा, आर यू आई भी पहले नहीं आएगा, पहले आएगा ये वाला, और उसके बाद साथियों 5 वाला आ जाएगा, और बचा फिर 3 वाला, फिर 3 वाला आ जाएगा। यानी कि 241 53 कहां पर लिखे हैं? 241 53 ऑप्शन नंबर ए में लिखे हुए हैं। तो ये क्या होगा? ये आपका सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास अगर आपने अभी तक लाइक नहीं की तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस क्लास को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए साथियों? वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए अब इस सवाल पर अगर बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि 11 है, उसके बाद साथियों 9 है,
उसके बाद 15 है, उसके बाद 41 है, उसके बाद आपको बताने के कौन सा नंबर यहां पर साथियों आएगा, यानी कि 41 के बाद कौन सा नंबर आ सकता है मुझे बताइए। अगर हम यहां पर 11 से साथियों किस पर जाएं, अगर हम यहां पर साथियों 11 से 9 पर जाएं तो मैं कहूंगा कि हमने 2 घटाया है। 9 से साथियों 15 पर जाएं तो हम कितना कहेंगे साथियों, अच्छा अब यहां पर बढ़ेगा 6 बढ़ेगा और फिर ये तो लफड़े खराब हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये लॉजिक यहां पर नहीं लगेगा, ये लॉजिक यहां पर नहीं लगेगा। फिर दूसरा लॉजिक कौन सा, देखिए अगर हम इसको देखें 9 से, तो अगर हम 9 की गुणा 2 से करा दें और उसमें से 3 घटा दें तो 15 आ जाएगा। 9 दूना 18, 3 घटा देंगे 15 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर 15 की गुणा 3 से करा दे 45 आ जाए और 4 घटा दे तो ये आ जाए कि यहां पर भी कुछ बनेगा। देखिए जरा, अगर हम 11 की गुणा 1 से कराएं, ठीक है, 11 के हम 11 और उसमें 2 घटा दें, ठीक है, तो पहले 2 घटाया गया, फिर 3 घटाया गया, फिर 4 घटाया गया, ठीक है, तो अब साथियों कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे। लेकिन पहले 1 से गुणा की गई थी, फिर 2 से, फिर 3 से, तो अब साथियों 4 से गुणा करेंगे। यानी कि इस 41 की गुणा हम करेंगे 4 से और उसमें से घटा देंगे 5। तो 4 से गुणा करिए, 4 4 एकम 4, 4 चौक 16, इसमें से 5 घटा दीजिए, कितना साथियों आपके सामने बचेगा, 159 आपके सामने बचेगा। तो क्या यहां पर 159 आएगा? ऑप्शन में अगर है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही, हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी वाले में है 159। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि ए जेड के है, उसके बाद ई वी एन है, उसके बाद आई आर क्यू है, उसके बाद ओ एल टी है। आपको बताने के उसके बाद 3 लेटर साथियों यहां पर क्या आ सकते हैं, देखकर मुझे बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं ये कैसे हुआ है, देखिए अगर ए से बात करें, ई हुआ है तो मैं कहूंगा 4 बड़ा है। ई से आई हुआ है, मैं कहूंगा फिर 4 बड़ा है। आई से ओ हुआ है, अब यहां पर 4 नहीं बड़ा है, एक सेकेंड, देखिए आई जो होता है ना, आई ये 9 पर होता है और ओ आपका 15 पर होता है। तो साथियों कितना बड़ा, फिर से देख लीजिए, यहां पर 4 बढ़ाया गया है, ठीक है। ई से आई हुआ है, मैं कहूंगा फिर 4 बढ़ाया गया है। आई से ओ हुआ है, यानी कि 9 से 15 हुआ है तो 6 बढ़ाया गया है। तो यहां पर अब क्या बढ़ाया जाएगा बताइए। मेरे हिसाब से साथियों पहले 4 बढ़ाए, फिर 4 बढ़ाए, फिर 6 बढ़ाए, तो अब फिर से साथियों 6 बढ़ाना चाहिए। तो ओ में अगर 6 बढ़ा देते हैं, यानी कि 15 और 6 21 हो जाएगा, 21 आता है यू पर। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब यहां पर देखिए साथियों, के से यहां पर एन हुआ है तो मैं कहूंगा के 11 पर होता है, एन 14 पर होता है। कितना बढ़ाया गया है, एक तरीके से अगर बात करें साथियों 3 बढ़ाया गया है, ठीक है। अब एन 14 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, अब कितना बढ़ाया गया, फिर से साथियों 3 बढ़ाया गया। अब क्यू 17 पर होता है, ठीक है ना, और टी किस पर होता है साथियों, 20 पर होता है, फिर 3 बढ़ाया गया है। मैं कहूंगा अब फिर से 3 बढ़ाएंगे, टी 20 पर होता है, 23 पर क्या होता है, डब्लू, यानी कि डब्लू कहां पर है, यू, और डब्लू कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अच्छा, अब इसकी भी बात कर लेते हैं कि जेड से ईवी कैसे हुआ। जेड 26 पर होता है, वी 22 पर होता है, तो 4 घटाया गया इसमें। तो V 22 पर होता है, R 18 पर होता है, फिर से साथियों 4 घटा दिया गया यहां पर। उसके बाद साथियों R 18 पर होता है, L कितने पर होता है, 12 पर होता है। मैं कहूंगा 4 घटाया गया, 4 घटाया गया, अब साथियों एकदम से 6 घटा दिया गया। उसी प्रकार 4 घटाएगा, 4 घटाएगा, 6 घटाएगा, तो अब फिर से इसमें 6 घटा देंगे। तो L 12 पर होता है, 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि साथियों F आ जाता है और यहां पर F आना चाहिए, ठीक है ना। तो साथियों समझ गए हैं आप लोग, मुझसे पहले अपना आंसर देते रहिए, यानी कि जब तक मैं आपको साथियों समझाने में जो समय लगाऊं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कि आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है और इसी क्रम में आपको अपनी तैयारी को ले चलना है। कोशिश करिए कि थोड़ी बहुत अगर स्पीड बढ़ सके आपकी तो बढ़ा दीजिए, ठीक है। बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो अगर इन सभी सवालों के जवाब आप लोग दे पा रहे हो। एक निश्चित कूट भाषा में NEXT को क्या लिखा जाता है, MODFWYSU लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में CLOCK को क्या लिखा जाएगा, ये आसा तो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अब यहां पर अगर बात करें 4 लेटर हैं और यहां पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 है, डबल हो रहे हैं। तो साथियों क्या लॉजिक यहां पर लगना चाहिए। अब देखिए यहां पर साथियों N है और यहां पर क्या है, M है, यानी कि N से एक कम कर दिया गया है M, और उसके बाद क्या है, एक बढ़ा दिया गया है O, यानी कि N से पहले M आता है और N के बाद O आता है, ये कहने का मतलब है। उसी प्रकार E की बात करें तो E से पहले D आता है और E के बाद क्या आता है, F आता है। उसी प्रकार X की अगर बात करें, X से पहले W आता है और X के बाद Y आता है, और T से पहले S और T के बाद क्या आता है साथियों, U आता है। तो यही चीज इसमें लगेगी। अब C है ना, तो C से पहले B और C के बाद D, तो BD साथियों हर ऑप्शन में लिखा हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो K से पहले क्या आता है साथियों, J, और उसके बाद क्या आता है साथियों, तो एक तरीके से L आता है, ठीक है ना।
तो जेल कहां पर है, जेल एक तो यहां पर है, जेल एक तो यहां पर है। अब अगर देखिए इसकी बात करेंगे तो कोई दिक्कत, सेम ही है, कोई फायदा नहीं। इसकी बात कर लीजिए यानी कि तीसरे लेटर की, ओ से पहले अगर बात करें तो क्या आता है, एन, और ओ के बाद पी आता है। तो मैं कहूंगा ये वाला आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए, तो कहा गया है साथियों कि इसमें से सबसे असंगत, आपको बताने के सबसे असंगत ऑप्शन कौन सा है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या हो सकता है। अब देखिए ये टी जो होता है ना, ये 20 पर होता है, पी की बात करें 16 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर होता है और आर 18 पर होता है। उसी प्रकार एच जो होता है ना वो 8 पर होता है, डी 4 पर होता है, के 11 पर होता है, एफ 6 पर होता है और आर 18 पर होता है, एन 14 पर होता है, यू की बात करें 21 पर होता है, पी 16 पर होता है और बी 2 पर होता है, एक्स 24 पर होता है, ई 5 पर होता है, वी आपका 22 पर होता है। तो यहां पर आपको बताने के सबसे मतलब अलग ऑप्शन कौन सा है, बस इतनी सी बात आपको कुल मिला के बताना है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें 20 से ये 16 हुआ है, मैं कहूंगा कितना बड़ा है, चार घटा है इसमें। तो इसमें अगर बात करें इसमें भी 4 घटाया गया और इसमें भी 4 घटाया गया, लेकिन इसमें साथियों 4 घटाया गया है। देखिए जरा 4 घटाया गया, बिल्कुल साथियों इसमें 4 घटाया ही गया है एक तरीके से, क्या कहीं ना कहीं एक तरीके से साथियों 4 घटाया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात करें तो साथियों कितना घटाया गया है, 5, बिल्कुल। इसकी बात करें 5 घटाया गया, इसकी बात करें 5 घटाया गया है और इसकी बात करें कितना घटाया गया है, क्या 5, 5 तो इसमें तो नहीं घटाया गया, तो मैं कहूंगा इसमें नहीं घटाया गया है। तो ये सबसे अलग हो जाएगा और अलग हो जाएगा, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कह रही कि एक नंबर सीरीज वाला सवाल है और 53 आ गया है, उसके बाद 61 आ गया है, उसके बाद 88 आ गया है, उसके बाद 152, उसके बाद साथियों 277 है और उसके बाद आपको बताने के कौन सा नंबर साथियों यहां पर हो सकता है। तो अगर बात करें साथियों इसमें कितना कितना एक तरीके से बढ़ रहा है, ये आप लोग जरा देखने की कोशिश करिए। अगर हम 53 की बात करते हैं, 53 से 61 जो हुआ है वो कितना बड़ा है, एक तरीके से साथियों अगर बात करें 7 इधर और 1 उधर, यानी कि इसमें 8 बड़ा है। 61 से 88 हुआ है, देखिए 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, तो 27 यहां पर बड़ा है। 88 से 152 हुआ है, तो हमें घटाना होगा 152 में से 88 को, तो 12 इधर हो जाएगा, मान लीजिए 12 है, ठीक है। 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, अब ये 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। अब यहां पर अगर बात करें देखिए 7 में से, तो यहां पर 5 आ जाएगा, 27 में से 15 जाएगा तो 25 आ जाएगा, सॉरी 12 आ जाएगा। अब यहां पर आपको बताने कितना पड़ेगा। अब यहां पर साथियों आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो होता है ना, ये 2 का क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है और ये 4 का क्यूब होता है और ये 5 का क्यूब होता है। तो मैं कहूंगा यहां पर साथियों 6 का क्यूब आना चाहिए। और 6 का क्यूब कितना होता है साथियों, ये एक बार मुझे बता दीजिए। तो 216 होता है शायद, देख लीजिए, ठीक है। 6 छंग आपका 36 हो जाएगा, 6 3 18 19 20, ठीक है। 6 कम 6 छंग 36 हो गया, 3 आएगा हमारा, 6 3 18 21, 216 होता है, बिल्कुल साथियों। तो यहां पर 216 पड़ेगा, यानी कि 277 में 216 प्लस करोगे तो ये वाला नंबर आपको मिल जाएगा। 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 8 और 9 आ जाएगा और यहां पर 4 आ जाएगा, यानी कि 493 आपका आंसर आएगा। और 493 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को साथियों देखिए और आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए भाई, तो कुल मिला के अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं, क्या कहा गया है, कह रहे कि इसमें आपको बताने खाली जगह में कौन कौन से लेटर आएंगे। तो सबसे पहले इसको काउंट कर लीजिए, क्या क्या लिखा हुआ है, क्यू खाली जगह, पी खाली जगह, ठीक है, एम खाली जगह, ए खाली जगह, टी खाली जगह, उसके बाद क्यू ए है खाली जगह, टी एम है। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर 15 है, तो या तो 5 5 का पेयर बनेगा या 3 3 का बनेगा। एक बार 5 का पेयर बनाकर देखिए, तो 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया और 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया। आप देखोगे सबसे अंत में यहां पर अगर बात करें साथियों क्या आ रहा है, यहां पर भी एम है अंत में और यहां पर भी एम है, तो मैं कहूंगा यहां पर भी एम आ जाना चाहिए, ठीक है। शुरू में साथियों क्यू है, तो यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है, तो मैं कहूंगा यहां पर भी क्यू आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्यू ए हो गया है, यहां पर भी क्यू ए हो गया है, तो यहां पर भी क्यू ए कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद देखिए क्यू, एक तरीके से अगर बात करें क्यू ए पी, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए जरा टीएम यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर भी टीएम लिखा हुआ है, तो यहां पर भी साथियों टीएम आ जाएगा, यानी कि पूरा आपका जो बनेगा वो क्यू ए पी टी एम
क्यू ए पी, अब यहां पर पी आ जाएगा, क्यू ए पी टी एम और क्यू ए पी टी एम। यानी कि अब आपको अगला काम ये देखना है कि आपने अपने पेन से कौन कौन से लेटर लिखे हैं। आपने लिखा है साथियों क्या, आपने लिखा है ए टी, आपने लिखा है ए टी, ठीक है। उसके बाद लिखा है क्यू पी एम, आपने लिखा है क्यू पी एम, लिखा है आपने लिखा है साथियों पी। तो अब आपको देखना है साथियों कि ये ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ए टी क्यू पी, ये क्या है, ये पी है, ठीक। ऐसा साथियों आपको देखना है कहां पर लिखा हुआ है। तो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी और डी में साथियों यहां पर है। यानी कि डी क्या होगा साथियों, ए टी क्यू पी एम पी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखा जा रहा है यहां पर साथियों 50वें नंबर का सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको बताना है। लेकिन आज साथियों 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं, उसके बाद हम लोग मैथ के क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। कहा जा रहा है कि अकबर, नागेश, गिरीश, विक्रम और सतपाल किसी पंचभुजाकार मेज के 5 कोनों पर बैठे हैं, ठीक है। तो 5 कोनों वाली एक मेज बना लेते हैं साथियों, 1 2, ठीक है, मतलब एक ये, दो ये, 3 और साथियों ऐसे करके 4, ऐसे करके ये और ये, तो 5 भुजाओं वाला हो गया। जैसे बन गया वैसे थोड़ा मैनेज कर लीजिए। तो कुल मिला के 5 लोग यहां पर, एक यहां बैठा है, एक यहां बैठा है, एक यहां बैठा है, एक यहां बैठा है, तो एक साथ तो यहां पर बैठा हुआ है। कहने के सभी मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे, ठीक है। करके गिरीश विक्रम के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है, अकरम सतपाल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कह रहे कि नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब देखिए यहां पर सवाल में 3 लाइनें हैं। एक तो लाइन साथियों यहां से लेकर यहां तक है, उसके बाद जो दूसरी लाइन शुरू हुई है वो यहां से लेकर साथियों यहां तक है, और तीसरी लाइन साथियों ये वाली है। हम इस वाली लाइन को अभी स्किप करेंगे, हम इस वाली लाइन को देखेंगे और इस वाली लाइन को देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर 2 लोग एक साथ मिलने हैं, सतपाल और सतपाल। ये हमारे लिए ये दो चीजें हैं ना, सतपाल यहां पर भी सतपाल, तो हमारे लिए ज्यादा आसान साथियों सवाल हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सतपाल नागेश के बाईं ओर बैठा है, यानी कि नागेश के बाईं ओर बगल में सतपाल बैठा है, तो नागेश को आप कहीं बैठा दो, आंसर एक आएगा। नागेश को यहां बैठा दो, यहां बैठा दो, यहां बैठा दो, कहीं पर भी बैठा दो। मान लीजिए नागेश यहां पर बैठे, अब नागेश का मुंह किस तरफ है, नागेश का मुंह इस तरफ है, यानी कि नागेश का दायां ये हो जाएगा, नागेश का बायां ये हो जाएगा। कह रहे हैं कि नागेश के बाईं ओर बगल में कौन बैठा है साथियों, गिरीश बैठा है, यानी कि साथियों गिरीश यहां पर बैठ जाएगा। एक सेकेंड, बाएं ये थोड़ी ना होगा, ठीक है। नागेश के बाईं ओर बगल में कौन बैठा है, सतपाल बैठा है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो सतपाल यहां पर आएगा भाई साहब, क्या सतपाल यहां पर, सतपाल जी यहां पर बैठ जाएंगे। अब इसको पढ़िए, अकबर सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों यहां पर सतपाल के बाएं दूसरे कौन बैठा है, अकबर बैठा है, तो सतपाल का बायां किधर हो जाएगा साथियों, एक तरीके से इधर हो जाएगा, तो यहां पर अकबर बैठ जाएंगे। कौन, अकबर बैठ जाएंगे। अब इस वाली लाइन को पढ़ लीजिए, कह रहे कि विक्रम के बाएं और तीसरे स्थान पर गिरीश बैठे हैं। तो अब देखिए, अब एक तो ये जगह खाली है, एक ये जगह खाली है। अगर हम यहां पर विक्रम को बैठा लेंगे, विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर, यानी कि अगर 1 2 3 बिल्कुल साथियों यहां पर गिरीश बैठ सकता है, ठीक है। तो विक्रम हम यहां पर बैठा देंगे और गिरीश साथियों यहां पर बैठा देंगे। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि नागेश के दूसरे स्थान पर कौन है, तो नागेश ये है, नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है साथियों, अकबर है। तो आपका आंसर क्या होगा, अकबर आपका आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर मेरे आंसर से पहले था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। यानी कि किसी निश्चित कूट भाषा में SHEER को 2110222 लिखा जाता है, उसी प्रकार NIGST को 16391022 लिखा जाता है। तो राइट को साथियों क्या लिखा जाएगा, ये लॉजिक इसमें आपको पहचानने कि आखिर इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। चलिए देखिए, ऐसा तो नहीं साथू कि हमें RIGST का कोड इसमें सही मिल जाए, जैसे R यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, R यहां पर लिखा हुआ, R का कोड क्या, अच्छा फिर ये वो चीज नहीं हो पाई क्योंकि इसमें कम लेटर है, इसमें ज्यादा नंबर है, तो ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा। दूसरे लॉजिक की अगर हम साथियों बात करते हैं, अब देखिए यहां पर S है, S 19 पर आता है, S आपका 19 पर आता है, ठीक है ना। और यहां पर एक तरीके से क्या हो गया, यहां पर 21 हो गया है, मान ले तो मेरे ख्याल से 2 बड़ा है, ठीक है। H 8 पर आता है, ये 10 हो गया है, यानी कि 2 बढ़ाया गया है H 8 पर। E 5 पर आता है, तो 5 पर आता है ना साथ, E, तो अब ये 2 ऐसे करके क्यों हो गया। अच्छा हम इसको अगर देखें कि 18 पर आता है, ठीक है, ये 20 हो गया है, यानी कि डबल E को 2 लिखा गया, यानी कि E 5 पर होता है 3 माइनस किया गया 2 आ गया, E 5 पर होता है 3 माइनस किया 2 आ गया।
तो ये चीज समझ गया ना आप लोग। ऐसे ही जैसे कि देखिए n है, n 14 पर आता है, 2 बढ़ाएंगे 16 आ गया। ठीक है, i की बात करें 9 पर आता है, तो ये तो और घटा दिया गया है, यहाँ पर क्या कर दिया गया है। अगर यहां पर अगर बात करें t 20 पर आता है, ये साथियों 2 बढ़ा दिया गया। h की बात करें 10 हो गया है। g 7 पर आता है तो यहां पर 2 कर दिया गया। अच्छा, i को यहां पर क्या किया गया, i वैसे तो 9 पर होता है लेकिन 6 घटाया गया है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या ये चीजें साथियों यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे कि यहां पर r है, r 18 पर आता है तो यहां पर 20 आ जाएगा। लेकिन यहां पर i आया है, i होता है साथियों 9 पर। i किस पर होता है यहां पर अगर बात करें तो आई जो होता है ना साथियों वो 9 पर होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम 9 का 2 बढ़ाएंगे नहीं, यहां पर हम 6 घटा देंगे, क्योंकि इसमें भी तो हमने 6 घटाया था। तो 6 घटाएंगे तो मैं कहूंगा 3 आएगा। तो 20 3 कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है। और हम चेक कर लेते हैं, जी 7 पर आता है तो 9 आ जाएगा, एच 8 पर आता है 10 आ जाएगा, टी 20 पर आता है 22 पर आ जाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, 20 39 10 22, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे स्वीट्स को TZKOIN लिखा जाता है, CHOICE को क्या लिखा जा सकता है, ये आपको साथियों बताना है कि आखिर इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, बताइए। चलिए, अब यहां पर अगर बात करें एस है, एस से टी हो गया, 1 बढ़ाया गया। डब्ल्यू होता है 23 पर, ये साथियों 26 हो गया है। जेड आ गया यानी कि एकदम से 3 बढ़ा दिया गया है। ई 5 पर होता है साथियों, के कर दिया गया है यानी कि कितना 6 बढ़ा दिया गया है। और ई 5 पर होता है साथियों, ये कितना कर दिया गया है, ये तो एकदम से 15 हो गया यानी कि 10 बढ़ा दिया गया है। टी 20 पर होता है साथियों, ये क्या कर दिया गया, ये आई कर दिया गया। कितना अब बढ़ाया गया, टी से आई हुआ है, मैं कहूंगा 15 बढ़ाया गया यहां पर। एस की बात करें तो एस आपका कितने पर होता है, 19 पर होता है। अब देखिए शुरू में इसको जरा देख लीजिए आप, जैसे कि यहां पर कितना बढ़ाया गया था, एस 19 पर होता है तो ये एक तरीके से टी कर दिया गया यानी कि 1 बढ़ाया गया। तो इसमें अगर 1 बढ़ाओगे तो डी आएगा। डी आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। फिर 23 से 26 हुआ था यानी कि अब इसमें 3 बढ़ाना है तो मैं कहूंगा के आ जाएगा। तो डी के एक तो यहां पर है और एक डी के यहां पर है। अब देखिए, अब इसको आप चेक ना करो क्योंकि यू यहां पर भी है, यू यहां पर भी है। अब इसको चाहो तो एक काम कर लो, इसको चेक कर लो आप, क्या इसको चेक कर लो, ठीक है ना, इसको चेक कर लो, या एक काम करो इसको चेक कर लो। ठीक है, तीसरे वाले को, जैसे कि ये ई था, ई से क्या हुआ था, ओ हो गया था यानी कि 5 से 15 हो गया था तो 10 बढ़ाया गया था। अब इसमें भी 9 में भी 10 बढ़ाएंगे तो साथियों 9 में जब 10 बढ़ाएंगे तो मैं कहूंगा 19 आ जाएगा। और 19 पर साथियों क्या होता है, 19 पर आपका एस होता है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठीक है ना। बाकी अगर इसकी बात करें कि जैसे कि यहां पर एस 19 पर होता है, एन हो गया है तो कितना बढ़ाया गया, तो लगभग 21 बढ़ाया गया है। एस से एन हुआ है ना तो 21 बढ़ाया गया है। चलिए, तो ये भी चीज आप समझ गए, आंसर भी आपका आ गया। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है। कहा जा रहा है कि ये जो आकृति आपको दिख रही है ना, ये चीज ऐसे करके आकृति, ये आकृति आपको बताने के कौन से ऑप्शन में आपको दिख रही है, थोड़ा सा आप ट्राई करके देखिए कहां पर। देखिए, अगर बात करते ये एक लाइन ऐसे तो यहां पर आई है लेकिन कोई यहां ऐसे लाइन नहीं गुजरी है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसकी अगर बात करें यहां पर भी ऐसा सातु हमको नहीं नजर आ रहा है। ठीक, इसकी अगर बात करें या इसकी अगर बात करें, देखिए यहां से एक चीज हमको मिल रही है, क्या, यहां पर जब आप आएंगे, जैसे कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन मैं आपको बता रहा हूं, ये वाली लाइन ये ऐसे करके ये चीज आई है और ये थोड़ी सी ये निकली हुई है, मतलब निकली पूरी है लेकिन आप थोड़ी भी निकाल सकते हैं। और ये जो निकली हुई, तो मैं कहूंगा सबसे सटीक अगर आपका जो जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला ही बनेगा, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के वैसे लगाइए जैसे ये अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। तो आर यू यहां पर है, आर ओ यहां पर है, आर ओ यहां पर है, आर यू तो नहीं आएगा, पहले आर ओ आएगा। तो या तो ये आएगा या तो साथियों ये आएगा। अब देखिए आर ओ यू यहां पर है, आर ओ यू यहां पर है, यहां पर भी टी है, यहां पर भी टी है, यहां पर ई है, यहां पर आई है। तो ई वाला पहले आएगा, आई वाला साथियों बाद में आएगा। अब इसको देख लीजिए, आर यू आई पहले आएगा या आर यू टी पहले आएगा, ठीक है ना, या आर यू बी पहले आएगा। मैं कहूंगा आर यू बी पहले आएगा, उसके बाद साथ तो ये वाला आ जाएगा और उसके बाद आपका 3 वाला आ जाएगा। यानी कि 241 53 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 241 और 53 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। यानी कि जैसे जिस रूल के अकॉर्डिंग 36 74 55 बनाया गया है, तो वही लॉजिक आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में वही लॉजिक लगा है। बस इतनी सी बात आपको बताना है। चलिए,
एक काम करिए साथियों, अगर हम इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है, 6 4 10 बन गया, एक लग गया हासिल का, 8 हो गया, और ये साथियों 11 बन गया। यानी कि साथियों 110 है और ये 55 है। मैं कहूंगा अगर 110 का आधा कराते हैं तो 55 बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर इनको हम जोड़ते हैं तो ये 185 बनेगा। क्या 185 का आधा 85 होता है? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। 40 और 50 एक तरीके से कितना हो जाएगा साथियों, मैं कहूंगा 40 और 50 साथियों एक तरीके से 90 हो जाएगा। ठीक है ना, 90 और ये 52 है ना, तो साथियों ये हो जाएगा। इसको अगर साथियों आप आधा करेंगे, 2 से कर लीजिए, 2 चौक 8, एक चला गया 12 हो गया, 2 छंग 12, 46। क्या ये 46 है? मैं कहूंगा बिल्कुल। यानी कि जो रूल इसमें लगा है वही रूल ऑप्शन नंबर बी वाले में लगा है। तो ये क्या होगा साथियों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, और अब यहाँ पर आपके सामने मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी मैथ के क्वेश्चंस को साथियों आप लोग तैयार कीजिए। मैं कहूंगा यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन तो साथियों देखने को मिलेंगे जरूर साथियों, बस कुछ ही चेंजेस होगा, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि ये सवाल है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, कहने के बाइक ए है जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय करती है। बच्चा बच्चा बता देगा, अगर एक बाइक है ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रही है, तो वो साथियों 2 घंटे में कितनी चल पाएगी साथियों, 60 किलोमीटर चल पाएगी। यानी कि दूरी तो यहां पर आपको मालूम पड़ गई कि क्या कहा जा रहा है कि कुछ दूरी तय करती है, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, उसके बाद कहने के जबकि एक अन्य बाइक है जिसका नाम है बी, तो ये बाइक बी 35 किलोमीटर की चाल से बाइक ए के समान दूरी तय करती है। यानी कि ये 35 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से, जो बाइक बी की अगर बात करें इसकी चाल कितनी है साथियों, 35 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, और ये कुछ दूरी तय करती है। यानी कि कितनी दूरी तय करती है साथियों, बाइक बी 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्यों? क्योंकि इसने कहा है ना जितनी ए दूरी तय करता है, ए तो 60 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो बी भी उतनी दूरी तय करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि बाइक ए द्वारा लिया गया समय का बाइक बी द्वारा लिया गया समय, यानी कि दोनों का आपको समय का अनुपात बताना है। क्या दोनों का आपको समय का अनुपात बताना है, बाइक ए का और बाइक बी का। बाइक ए का समय और साथियों बाइक बी का समय का अनुपात बताना है। देखिए यहां पर तो साफ साफ नजर आ रहा है 2 घंटे। ठीक है ना, क्या यहां पर साथियों आपको नजर आ रहे हैं 2 घंटे नजर आ रहे हैं, तो इसका तो आपको पता है साथियों 2 घंटे का समय है। ठीक है, अब बाइक बी का आपको समय निकालना है। अब समय निकालना है तो बाइक बी की चाल होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए, समय बहुत आराम से निकल जाएगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा साथियों, दूरी कितनी है 60 है, और चाल कितनी है साथियों 35 है। तो ये आपका निकल आएगा, इसको थोड़ा सा कट कीजिए, 5 7 35 हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो इसका समय कितना निकला, 12/7 घंटे निकला। तो 12/7 घंटे ये बी का समय है और ए का समय है 2 घंटे। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो साथियों इसको हम बराबर कहीं ना कहीं मान सकते हैं। ये 7 की गुणा इससे हो जाएगी, तो ये 7 दूना 14 हो जाएगा, और 12 यहां पर नीचे आ जाएगा। तो इसका अनुपात कितने निकलेगा, 2 7 14, 2 छंग 12, यानी कि दोनों का अनुपात जो निकला है वो 7:6 निकला है। क्या 7:6 ऑप्शन में है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, और इस सवाल का जवाब दीजिए करके एक दुकानदार 10% और के प्रतिशत। अब के प्रतिशत कुछ भी हो सकता है, ये 25% भी हो सकता है, ये 15 भी हो सकता है, 20 भी, 80% भी हो सकता है। तो कहने के ग्राहक को 1200 अंकित मूल्य वाला सामान 864 में मिलता है, तो के का मान साथियों क्या होगा। यानी कि अंकित मूल्य की अगर हम बात करते हैं 1200 है, इस पर 2 छूटें दी जाती हैं। एक तो 10% की छूट दी जाती है जो कि 90/100 कहलाएगी। के की अगर बात करें तो साथियों 100 माइनस के, ठीक है, बटे 100 यहां पर आ जाएगा। आया ये भी वही है, 10% लिखा था ना, तो 100 माइनस 10 करेंगे तभी तो 90 आएगा। और ये फिर दोनों छूटे देने के बाद कितने रुपए की जाकर बिकती है, 864 की साथियों बिकती है। अब इसमें आपको के का मान निकालना, ये जो पूछा जा रहा है। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो नीचे है जो इसमें लग जाएगा, ये आपका 8640 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 9 यहां पर है, तो 12 यहां पर आ जाएगा, 9 यहां पर आ जाएगा, और यहां पर साथियों 100 माइनस आपका के आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, देखिए 9 से कट हो रहा है, नहीं तो 12 से कट करें साथियों या 9 से करें, किसी से भी कट कर लो। 9 से कट करने, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 नीम आपका 81 हो जाएगा, कितना 5 जाएगा 54 हो जाएगा, 9 9 पंजे 45, 9 छंग आपका 54 हो जाएगा, जीरो लग जाएगा, कैंसिल हो गया। 12 से अगर कट कटे, 12 पंजे 60, 12 छंग 84, 12 96, 12 96 हो गए। यानी कि अगर बात करें 100 माइनस के बराबर 80 आ चुका है। के का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो साथियों यहां पर माइनस के आ गया, बराबर 80 आ गया, ये
100 इधर जाएगा, प्लस का है तो साथ ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस के बराबर क्या आया, -20 आया। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए साथियों कैसे करना है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर के सवाल की तरफ। कह रहे कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, पहली दो संख्याओं का अनुपात क्या है। मान लीजिए साथियों पहली संख्या x है, दूसरी y है, तीसरी z है। कहने के तीसरी संख्या से दो संख्या, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या से 20% और यानी कि जो ये पहली वाली होगी ये 20% अधिक है और ये 50% अधिक है। अब तीसरी संख्या नहीं बताई गई है, मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है, तो पहली वाली संख्या तीसरी वाली संख्या से 20% अधिक है, यानी कि 120 हो जाएगी, और दूसरी वाली संख्या तीसरी संख्या से 50% अधिक है तो 150 हो जाएगी। यानी कि पहली दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि पहली संख्या ये और दूसरी संख्या, इन दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। 0 से 0 कैंसिल, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, यानी कि पहली दो संख्याओं का अनुपात कितना निकलेगा, 4:5 निकलेगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि कोहली पुराने सामानों को कारोबार करता है। अच्छा, पुराने सामानों का कारोबार करता है, उसने 10,000 रुपए में पुराना एयर कंडीशनर खरीदा। ठीक है, उसने इसे लाने के लिए 500 रुपए परिवहन का खर्च दिया, और इसकी मरम्मत में 2,000 रुपए खर्च लगा, और इसको 15,000 में बेच दिया। यानी कि वो 10,000 रुपए का तो उसने वो खरीदा था, लेकिन 1500 और 2,000 यानी कि 2500 रुपए उसके और खर्चा हुए, तो मैं कहूंगा ये 12,500 रुपए में उसको वस्तु मिल गई। लेकिन 12,500 रुपए की वस्तु उसने 15,000 रुपए में बेच दी, तो कहने कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, मैं कहूंगा उसको 2500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसको प्रतिशत में बदलना है, इसलिए गुणा 100 लगाएंगे, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य एक तरीके से यही होगा, क्योंकि मरम्मत वगैरह में उसका ये पैसा लगा है ना, तो लागत मूल्य क्या आया है, तो 12,050 आया है, 12,500 आया है, यहां पर लिख दिया। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 25 से कम 25, 25 पंजे आ जाएगा, 5 से कट करेंगे साथियों, 5 दूना 10, 0 आ जाएगा, यानी कि 20% आपका क्या हो जाएगा, 20% एक तरीके से आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए सही जवाब जिनका भी है ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों, डी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए, यानी कि तीन व्यक्ति हैं, एक साथ सुबह की सैर पर निकलते हैं, उनके द्वारा चले गए कदमों की माप क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है। प्रत्येक द्वारा न्यूनतम दूरी तय की जानी चाहिए जिससे वे सभी पूर्ण कदमों में तय कर सके। तो यहां पर कुछ नहीं साथियों, आपको एलसीएम निकालना है, किसका किसका, जो संख्याएं दी गई है 75 का, 75 का, 80 का। तो इनका अगर साथियों हम एलसीएम निकालें तो कैसे निकालेंगे, अगर 2 से कट करेंगे तो 35 आ जाएगा, 2 से 75 कट नहीं होगा, 75 रखेंगे, 40 आ जाएगा। इसको 2 से कट करेंगे, 35 का 35, 75 का 75, 40 का 20 आ गया। और 2 से कट करेंगे, 35 का 35, 75 नहीं कटेगा, ये आपका 10 आ जाएगा। और 2 से कट करें तो 35 का 35, 75 का 75, और ये आपका 5 आ जाएगा। अब एक काम करो, 5 से कट करेंगे, 5 से कट कर लीजिए, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 हो गया। अब क्या करेंगे, अब एक बार 7 से कट होगा, एक बार 15 से कट होगा। अब इन सब की आप गुणा करा लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंजे 80। अब 80 की अगर बात करते हैं सातों, 80 की गुणा आप किससे कराएंगे, 15 पंजे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, यानी कि 105 से गुणा करा लीजिए। देख लीजिए साथियों क्या आ जाता है, तो गुणा करा लेते हैं। 8 पंजे 40 आ गया, 8 एकम 8 आ गया, 0 का 0 लग गया, तो मैं कहूंगा 8400 सेंटीमीटर एलसीएम आ गया, और यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगर ऐसा इस कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल आता है तो जवाब मैंने आपको बता दिया है, पूरा सॉल्व करके भी मैंने आपको साथियों समझा दिया है। अब उसके बाद देख लेंगे अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि एक समूह में 20 छात्रों का औसत भार कितना है, 54 किलोग्राम है। यानी कि 20 छात्र हैं और औसत वजन 54 किलोग्राम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 छात्रों का कुल मिला के वजन कितना होगा, तो 54 की 20 से गुणा कराना पड़ेगी। 4 दूना 8 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, यानी कि 20 छात्रों का कुल मिला के वजन 1080 है। ठीक है, कह रहे हैं कि 52 किलोग्राम औसत भार वाले 12 छात्र इसमें शामिल हो जाते हैं। यानी कि इस 1080 में क्या, इस 1080 में 12 छात्रों का एक समूह है जिसका औसत वजन 52 किलोग्राम है। तो मैं कहूंगा इनका औसत क्या होगा, जरा निकालिए। ठीक है, इनके औसत की अगर बात करें तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, और साथ में यहां पर 52 आ जाएगा, 4 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया। यानी कि एक तरीके से अगर बात करें तो 624 यहां पर आ चुका है। ठीक है,
तो एक तरीके से अगर बात करें साथियों, अब देखिए कहने कि ये इसमें शामिल हो जाता है, तो मैं कहूंगा ये 624 इसमें शामिल हो गया। ठीक है, यही तो कहा गया था कि 52 किलोग्राम औसत भार वाले 12 छात्रों के 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, और कह रहे हैं कि 56 किलोग्राम औसत वाले 7 छात्र समूह से निकल जाते हैं। तो इसमें अब हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है साथियों, 56 केजी औसत वजन है और 7 लोग हैं, तो इनका जरा औसत निकालिए। 6 चंग 36, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, और 7 पंजे 35, 39 हो जाएगा, और ये 392 इसमें से साथियों आपको घटाना है। ठीक है ना। तो अब समूह में शेष छात्रों का औसत क्या होगा, अब देखिए यहां पर आपको ये तो योग निकल कर आएगा। अब नीचे आप क्या करेंगे, 20 था, ठीक है, 20 में अब 12 भी जोड़ेंगे। ठीक है ना, 20 में सातों ये 12 जुड़ेंगे तो प्लस आपका 12 होगा, माइनस 7 होगा, जैसे यहां पर चला क्रम वही सेम चलेगा। तो अब थोड़ी सी हमें जगह चाहिए होगी, इसलिए इस चीजों को जो है वो हम डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब इसको साथियों कैलकुलेट करना है, बाकी साथियों कुछ नहीं करना है आपको। अब इसको कैलकुलेट साथियों कर लीजिए, 1080 और 624 कितना हो जाएगा, जरा इसको कैलकुलेट कीजिए, 1080 और 624। ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब 1704 में से साथियों 392 घटा दीजिए, तो ये 2 आ जाएगा, और ये 10 हो गया, यहाँ पर 1 आ जाएगी, 16 हो जाएगी, यहाँ पर 13 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर साथियों 1312 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें साथियों 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 25, यानी कि 1312/25। इसको आपको बस कैलकुलेट करना है, बाकी सारा काम हो चुका है। तो इसको साथियों आप कैलकुलेट करा लीजिए। ठीक है, इसको कैलकुलेट करा लेते हैं। 25 से डायरेक्ट कट कर दें क्या, 25 से अगर डायरेक्ट कट करें वो भी हो जाएगा साथियों, 1312 हो गया, और ये आपका 25 हो गया। 25 से 25 पंजे करा लीजिए, 25 पंजे 125 हो जाएगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा, 2 इधर आ गया। 25 दूना कितना हो जाएगा साथियों, 50 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा। 25 चौक आपका कितना हो जाएगा साथियों, 25 चौक आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए 52.4 कहीं पर लिखा हुआ है, 52.4 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए तो अगले नंबर का सवाल देखिए साथियों, ये सवाल आपकी समझ में आ गया ना, ये सवाल आपकी समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। यानी कि एक चुनाव में उम्मीदवारों को कुल वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हुए, यदि कुल वोटों के 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया है, और कुल वोटों की संख्या कितनी है, 5,60,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल है, क्या इसमें करें, देखिए कुल वोटों की संख्या की अगर बात करें कितनी है साथियों, 5,60,000 ये कुल वोटों की संख्या है। अच्छा 20% वोट अवैध घोषित हो गए हैं, तो मैं कहूंगा अगर इनका मैं निकालूं कि वैध वोट कितने हैं, तो मैं इनका 80% निकालूंगा। 2 जीरो से ये कैंसिल हो गए। अब 56 की गुणा 8 से जरा कराइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 5 अट्ठे 40, और आपका ये 44 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों कितना आ गया, अब देखिए 1 जीरो ये वाला आ जाएगा, और 1 जीरो आपका ये वाला आ जाएगा, यानी कि एक तरीके से 44,000 कितने आ गए, 44,000, 1 जीरो और आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये आपका 4,48,000 आ गया, यानी कि जो वैध वोट हैं वो 4,48,000 आ गए। ठीक है, अब इसमें कहा गया है साथियों के 75 एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% वोट मिले हैं। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, जो 4,48,000 है इसका 75% आपको ज्ञात करना पड़ेगा। 4,48,000 का साथियों 75% आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, और बस आपका आंसर निकालेगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 75 की गुणा किससे करा लीजिए, 448 से करा लीजिए, बस हो गया काम। 8 पंजे 40 हो गया, 5 चौक 20 और 24 हो गया, 5 चौक 20 और आपका 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसको कट करें, 7 अट्ठे 56 हो गया, 7 चौक 28 और आपका 33 हो गया, 7 चौक 28 और 3 आपका 31 हो गया, तो 0 आ गया, 0 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। यानी कि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 33 करके, 33 हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि 8 पेन और 14 पेंसिलों का मूल्य जो है ना, ये 12 पेन और 5 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। यानी कि एक पेन के मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात आपसे यहां पर साथियों क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो इस सवाल को साथियों कैसे करेंगे आप लोग एक बार बताइए। देखिए यहां पर हमें मानना होगा कि एक पेंसिल की अगर बात करें, एक पेंसिल को साथियों हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एक
पेंसिल की अगर बात करते हैं ना साथियों, एक पेंसिल को हम क्या मान लेते हैं, एक पेंसिल को हम यहां पर x मान लेते हैं, और एक पेन की अगर बात करें, एक पेन को हम यहां पर y मान लेते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखिए कि 8 पेन की बात की गई है, क्या किया गया साथियों, 8 पेन की बात की गई है, तो 8 पेन यानी कि 8y हो गया, और प्लस 14 पेंसिल यानी कि 14 क्या हो गया, 14x हो गया। ये बराबर किसके, 12 पेन के हैं, तो 12 की अगर बात करें 12y हो जाएगा, और 5 पेंसिल यानी कि 5x हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो यहां से साथियों आप क्या निकाल लीजिए, x और y का अनुपात निकाल लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, तो ये 12y है, ठीक है, 12y की अगर बात करें, ये 8y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या है साथियों, इधर 14x तो था ही था, ये 5x है उधर, प्लस का इधर होगा साथियों, माइनस का आ जाएगा। तो अब कितना साथियों बचेगा, 14x में से 5x जाएगा तो मैं कहूंगा 9x बचेगा, बराबर इधर कितना बचेगा, तो साथियों 4y बचेगा, यानी कि x इधर आ गया, y इधर आ गया, 4 इधर रहा, 9 इधर रहा, तो साथियों 4:9 है। कहीं पर एक सेकेंड पूछा क्या आपसे जा रहा है, तो 4:9 साथियों यहां पर तो नहीं है, 4:9 नहीं है, तो साथियों 9:4 है। थोड़ा तो मिसमैच हो रहा है, मतलब थोड़ा सा तो आंसर के नजदीक हम पहुंच गए हैं, तो 4:9 होना चाहिए यहां पर साथियों। क्या है, क्योंकि x अनुपात y का अनुपात जो निकला है 4:9 निकला है, तो यहां पर क्या है, 9:4 है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका जो होगा वो यही हो जाएगा। तो साथियों यहां पर आपने हिंदी के क्वेश्चंस देखे, उसके अलावा साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, और साथियों मैथ के क्वेश्चंस देखे। ये सभी क्वेश्चंस कैसे लगे, एक बार वीडियो को लाइक करके साथियों कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।